हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला शेफील्ड शील्ड का मैच, जो कि लिस्टेड है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर हम आखिरी जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था वो जो हमने कवर करा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया था। लेकिन उस मैच से ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस मैच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो तो हम आगे बात करेंगे ही। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो थोड़ा बहुत आइडिया सभी को हो चुका है उस पहले मैच के बाद। न्यू साउथ वेल्स के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यू साउथ वेल्स को की टीम को लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्यों, लेकिन आगे जब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा तब आपको और भी इजीली समझ में आएगा कि मैं पहले ही ये बात क्यों कह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड जो है वो एडिलेड में ही होगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहले राउंड के सारे मैचेस ही एडिलेड में होंगे, तो ये मैच भी एडिलेड में होगा। लेकिन ये जो ग्राउंड है एडिलेड का, ये अलग है। आखिरी जो मैच हमने कवर करा था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला मैच से ये ग्राउंड अलग होने वाला है। ये है वो ग्राउंड जहाँ पे पहला मैच, पहले राउंड का जो दूसरा मैच था तास्मानिया और क्वींसलैंड के बीच में, वो हुआ था इस ग्राउंड पर। तो ये वही ग्राउंड है। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें, न्यू साउथ वेल्स चैंपियन है। पिछले सीजन के लीग स्टेज में पहले स्थान पर वो थे, ओवरऑल चैंपियन है। और अगर आप न्यू साउथ वेल्स की टीम को देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपको क्लब लेवल में, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ नहीं या फिर किसी भी देश में आपको शायद ही दिख जाए। मतलब सारे जो प्लेयर्स हैं, अगर सारे उनके जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं तो कौन नहीं है इनके टीम में। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, और भी बहुत बड़े बड़े नाम इनकी टीम में हैं। डोमेस्टिक जायंट्स तो हैं ही। तो ये टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए यही होती है। ये तो मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में बताया। डोमेस्टिक प्लेयर्स में भी आपने नाम सुना होगा, मोजेस हेनरिकेस, डैनियल ह्यूजेस, पीटर नेविल, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के होकर भी खेल चुके हैं। ये सारे प्लेयर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो ये टीम वन ऑफ द नहीं मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलियन सर्किट में। लेकिन इनके लिए दिक्कतें यही होती हैं हर बार कि नेशनल टीम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो पोटेंशियल ये टीम रख सकती है उतना ज़्यादा वो कर नहीं पाती है। हालांकि बात जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आती है ना, तब मामला थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कुछ मैचों में पिछले सीज़न में भी या फिर उससे पहले वाले सीज़न में भी उनके नेशनल टीम के प्लेयर्स अवेलेबल थे, कुछ मैचों में नहीं थे। लेकिन फर्स्ट क्लास में इनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना, वो ही काफ़ी हो जाते हैं मैचेस को जीतने के लिए, ठीक है। इनकी बॉलिंग यूनिट में, बैटिंग यूनिट में ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक टैलेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा करते हैं। मैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। पिछले सीज़न में लिमिटेड ओवर क्रिकेट अगर आपको याद हो, जो मार्च कप हुआ था, वहाँ पर ये चीज़ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का ना रहना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ था और वो आखिरी पायदान पर उन्होंने ख़त्म किया था। लेकिन जब बात फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आती है ना, न्यू साउथ वेल्स एक अलग लेवल की टीम बन जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पिछले 2 सीज़न की अगर हम बात करें, न्यू साउथ वेल्स आखिरी 5 में 4-1 से आगे चल रही है। वेदर क्लियर है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीज़नों में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। इनमें से मोजेस हेनरिकेस और डैनियल ह्यूजेस के नाम तो सभी ने सुने ही हैं। इसके सिवाय भी 2-3 और नाम हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके बारे में हम आगे तो बात करेंगे ही। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये तो हम देख ही सकें। गेंदबाजी में भी मिचेल स्टार्क का नाम आपको दिख जाएगा, जिन्होंने कम मैचेस ही खेले हैं लेकिन उनमें नहीं जो करना था उन्होंने कर दिया था। इसके सिवाय हैरी कॉनवे और एडम कोपलैंड, ये नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा। एडम या ट्रेंट जो भी नाम है इनका, कोपलैंड। और बॉलिंग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। ये तो स्टैटिस्टिक्स के। अभी आ जाते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या हुआ है हिस्टोरिकली और क्या क्या चीज़ें हमें मतलब नोटिस करनी है जब हम मैचेस के बारे में सोचेंगे। आखिरी जो मैच हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का साउथ ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पर एक चीज़ आपने शायद नोटिस करी होगी, वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ठीक है। भले ही साउथ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन उनकी बॉलिंग जो थी ना, वो एज ए यूनिट एस्टन अगर ने पहले इनिंग्स पर कुछ हद तक दूसरे इनिंग्स पर भी एक दो करके सबने विकेट लिया था, लेकिन बॉलिंग में उनके लिए दिक्कतें थी, ठीक है। लास्ट डे में वो बॉलिंग कर रहे थे जब पिच काफ़ी मुश्किल हो चुका था बैटिंग के लिए, तब भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और वो तो था साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जो कि मतलब लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में आखिरी पायदान की टीम है ऑस्ट्रेलियन सर्किट की अगर बात करी जाए तो। यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। 5 मैचेस हैं,
उनमें से 3 बार न्यू साउथ वेल्स ने डिक्लेरेशन दिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 बार ऐसा हुआ है कि न्यू साउथ वेल्स ने छोड़ दिया है अपना इनिंग्स, ऑल आउट नहीं कर पाई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग को। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से अगर मैं बात करूं, इनका बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा भी बैटिंग में इनका थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी चलता है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी डोमिनेटिंग रही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यू साउथ वेल्स, और जिसके वजह से आपने ऊपर जो देखा कि आखिरी 5 मैच में 4-1 से आगे है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ सब कुछ। आखिरी जो मैच हुआ था आप देख सकते हैं 444 पर 8 और डिक्लेरेशन दे दिया था। पहले के सारे जो बैट्समैन हैं, मतलब पहले 6 में से 5 बैट्समैनों ने यहाँ पर 50+ स्कोर करा था, इंक्लूडिंग पैट कमिंस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत करके छोड़ा था यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग ने। बॉलिंग में कुछ नाम है, आगे मैं समराइज़ करवा दूंगा। दूसरी तरफ से अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखेंगे ना, 1-2 बहुत बड़े नाम हैं इनकी बैटिंग में जो इस फिक्सचर में काफ़ी हल्के रहे हैं इनके रिकॉर्ड्स। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर डार्सी शॉट और शॉन मार्श ने कुछ हद तक रन बनाया था, साथ में एस्टन नगर के रन्स थे। बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स रहे। न्यू साउथ वेल्स दूसरी इनिंग में भी बहुत ही आराम से उन्होंने 100 रन बना दिए थे विदाउट एनी लॉस। मतलब बॉलिंग की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी पूरी तरीके से यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स वालों ने। और दूसरे इनिंग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे यहाँ पर कोलैप्स हुआ था। आप देख सकते हैं शॉन मार्श का रन यहाँ पर नहीं था, और दूसरे इनिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। अगला मैच दिखाते हैं। एक नाम हालांकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ही बड़ा वाला स्टैंड आउट करके आ रहा है, और वो है कैमरन बैनक्रॉफ्ट। यहाँ पर आप फिलहाल के लिए देख लीजिए, आगे मैं समराइज तो करवा ही दूंगा आपको। तो इस मैच पे आप नोटिस करिए, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और सैम वाइडमन दोनों ओपनर ने मिलकर लगभग 200 के ऊपर रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद बाकी के 9 प्लेयर्स मिलकर 90 रन भी नहीं बना पाए हैं। बॉलिंग में ट्रेंट कोपलर के 4 विकेट थे। यहाँ पर भी न्यू साउथ वेल्स ने लगभग 500 रन बना दिए थे, और यहाँ पर भी डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया था। यहाँ पर ये जो कुछ बैट्समैन शायद थे जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। कर्टिस पैटरसन ने यहाँ पर शतक लगाया था, और ये आखिरी मैच है जब कर्टिस पैटरसन खेले थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तब उन्होंने लगाया था शतक। और दूसरे इनिंग में भी आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में दिख जाएगा एक कोलैप्स, लेकिन एक बल्लेबाज यहाँ पर फिर से स्टैंड आउट करता हुआ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट। अगले मैचेस की अगर हम नज़र रखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह आए थे। पैटरसन ने यहाँ पर भी शतक लगाया था। मतलब आखिरी 2 मैचेस में कर्टिस पैटरसन ने शतक लगाया हुआ है अगेंस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं। यहाँ पर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोलैप्स हुआ है। शॉन मार्श का यहाँ पर रन है, और यहाँ पर भी पैटरसन के रन्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टॉइनिस, मार्कस मिचेल मार्श, इनके रन्स थे। और ये एक लौता मैच था जहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स का जो वीकनेस है, मतलब बैटिंग में इनकन्सिस्टेंसी, वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर लीड किया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर, यहाँ पर बॉलिंग से इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा हुआ था। झाई रिचर्डसन जो अभी तो इनके स्क्वाड का पार्ट नहीं है, इन्होंने शायद 2 इनिंग्स मिलाकर 10 के आसपास कुछ विकेट निकाले थे। बाकी बैनक्रॉफ्ट के रन्स आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। यही कुछ चीज़ें हैं। और फिर से जो आखिरी मैच था, यहाँ पर फिर से बैटिंग कोलैप्स का सामना करना पड़ा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। एक बल्लेबाज स्टैंड आउट करता हुआ। न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर भी बनाए थे 270, और दूसरे इनिंग में भी 300 पर 6। यहाँ पर फिर से डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बताया 3 बार डिक्लेयर करा है न्यू साउथ वेल्स ने इस पूरे फिक्सचर में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 223 पर निपट गई। मतलब एक चीज़ जो आप कॉन्सिस्टेंटली देख सकते हैं वो है फुल ऑन डोमिनेशन। ठीक है, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग का तो कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस रहा ही है। एकमात्र मैच वो जो हारे हैं वहाँ पर उनका बैटिंग लड़खड़ा गया था, लेकिन बॉलिंग हमेशा अच्छा रहा है। हर बार मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑल आउट करा हुआ है। मतलब पॉइंट नंबर 1 जो आपके लिए है, बॉलर्स जो हैं वो न्यू साउथ वेल्स के आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, बैटिंग में मैं कुछ प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता हूँ। आगे भी कुछ बातें हम कहेंगे जिसके ऊपर आप कंसंट्रेशन दे सकते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी इस पिक्चर में कुछ खास अच्छी नहीं रही है। कुछ प्लेयर्स थे जैसे कि झाई रिचर्डसन, मार्कस स्टॉइनिस, मिचेल मार्श, इनके कुछ विकेट्स वगैरह थे। झाई रिचर्डसन काफ़ी मतलब अच्छा रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट न्यू साउथ वेल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों ही अवेलेबल नहीं है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा करा हुआ है। इनमें से कर्टिस पैटरसन 70 का औसत है इनका। टॉप ऑर्डर में आते हैं, याद रखना 3-4 नंबर तक बैटिंग इनकी आ जाती है, तो फिर भी इनके काफ़ी डिसेंट औसत है। साथ में डैनियल ह्यूजेस और मोजेस एंड्रिगेस के कुछ हैं, खास कुछ नहीं। मोजेस एंड्रिगेस फिलहाल बॉलिंग भी नहीं करवाते हैं, ये चीज़ याद रखना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर अगर आ जाते हैं तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट
भाई साहब 109 का औसत है इनका, और जहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी ख़राब रह रही है, वहाँ पर आप नोटिस करिए 6 इनिंग्स में से 4 बार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। ठीक है, और बहुत ही कमाल का इनका परफॉर्मेंस रहा है। ओपनिंग करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉट आउट रह जाते हैं, ऐसा कुछ नॉट आउट रहे भी हैं, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी अच्छी बैटिंग के चलते आखिरी मैदान पे आके, आखिरी नंबर पे आके नॉट आउट नहीं रहे हैं। कमाल का रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, और मेरे लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़े वाले इंपॉर्टेंट पिक, चाहे बैटिंग से हो बॉलिंग से तो वैसे भी कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे, वो है कैमरन बैंकक्रॉफ्ट। शॉन मार्क्स का लेकिन अगर आप देखेंगे 36 का औसत है, खास कुछ नहीं है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। ठीक है, आखिरी मैच में मैंने कहा था साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में शॉन मार्क्स लगभग 97 का औसत रहा था, उन्होंने कर भी दिखाया था। एक इनिंग्स में 30+ और एक इनिंग्स में 100 रन बना के नाबाद भी थे। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा हल्का है, स्पेशली मिचेल स्टार्क और नेथन लायन के अगेंस्ट में ना इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। ठीक है, कई बार उन्होंने डक भी बनाए हुए हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ इनिंग्स में एस्टन टर्नर, कुछ कुछ इनिंग्स में विल कार्टराइट जो हैं, विलियम या जो भी नाम है इनका, हिल्टन कार्टराइट शायद नाम है, तो इन्होंने कुछ कुछ रन्स बनाए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी खास नहीं रहा है बैटिंग से। बॉलिंग में यहाँ पर भी आपको नाम ज़्यादा दिख जाएंगे। मिचेल स्टार्क ये कल के मैच में अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी सारी जनता इनको सिलेक्ट करके रखी हुई है, लेकिन पहले 1-2 मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। नेथन लायन और उसके बाद ट्रेंट कोपलैंड, गलती से भी कोई इनका नाम अभी तक तो शायद नहीं सुना होगा, लेकिन धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और पिछले सीजनों में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई हुई है। ये वन ऑफ द बॉलर्स है डोमेस्टिक सर्किट में, जिनके वजह से न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग जो है ओवरऑल ओवर द सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे इंटरनेशनल प्लेयर्स हो या नहीं हो। और अभी तो जैसे मैंने बताया मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है ही, मिचेल स्टार्क भी अवेलेबल नहीं है, तो ट्रेंट कोपलैंड के ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग गेंदबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और ओवरऑल पीएस बैटरी को लीड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होने वाला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर खास कोई नाम नहीं है बॉलिंग में। तो ये है पूरे हेड टू हेड की कहानी। कुछ नाम स्टैटिस्टिक्स के मामले में आपने देखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो होने जा रहा है टीम का, वो क्या होने जा रहा है आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी मैं आपको पिच के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। इस ग्राउंड में मैचेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे रिकॉग्नाइज्ड इस लेवल के मैचेस एक ही मिले हैं, जो कि आखिरी मैच था शेफील्ड शील्ड का। लेकिन इस ग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ न्यूज़ से मुझे पता चली हैं, कुछ प्रैक्टिस मैचेस, फ्रेंडली मैचेस, वो देख के मैंने आइडिया लिया है। तो इससे बाकी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इस ग्राउंड से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आखिरी जो मैच है और एकमात्र जो मैच है वो हुआ था तास्मानिया और क्वींसलैंड के बीच में। नोटिस करिए पहले 1-2 दिन में बैटिंग यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हुई है। तास्मानिया 250 पर ऑल आउट हो चुकी थी। ऑफकोर्स तास्मानिया की बैटिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो रन है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो है ये 250 पर वो निपट गए थे। पेसर्स का डोमिनेशन। क्वींसलैंड मेरे ख्याल से पहले दिन के आखिरी कुछ समय के लिए और बाकी 1-2 दिन तक उन्होंने पूरी बैटिंग करी थी, और यहाँ पर बनाए थे लगभग 550 के आसपास रन। ठीक है, पेसर्स का डोमिनेशन यहाँ पर भी था। चौथे दिन में जाते जाते स्पिनर्स ने कुछ हद तक कमबैक किया था, लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, लेग स्पिनर ने यहाँ पर 5 विकेट निकाला था। मतलब पिच पूरे 4 दिन के लिए ही लगभग इंटैक्ट थी, ज़्यादा टूटी नहीं थी। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि पिच टूट रही है, तो आप उस समय पे नोटिस करेंगे कि ऑफ स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, और ऑफ स्पिनर मतलब फिंगर स्पिनर्स को। रिस्ट स्पिनर को जब पिच टूट जाती है ना, ज़्यादा हेल्प मिलता नहीं है। इनिशियली जो हेल्प उनको मिलता है, उतना ज़्यादा हेल्प उनको पिच टूटने के बाद मिलते नहीं है। यहाँ पर लेग स्पिनर्स में 5 विकेट निकाला था। मार्नस लैबुशेन ऑस्ट्रेलियन टीम के होकर भी खेल चुके हैं। इन्होंने पहले इनिंग्स में बॉल टच भी नहीं किया था, लेकिन दूसरे इनिंग में मतलब तीसरे चौथे दिन में जब बॉलिंग की बात आई थी, तब इन्होंने भी बॉलिंग कराई थी और 1 विकेट निकाला था। मतलब इतना तो आप कह सकते हैं कि पिच थोड़ा स्लो होता है आखिर में आते आते, लेकिन टूटती नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 जो मैं इस मैच से भी आप देख सकते हैं, और जो न्यूज़ वगैरह पढ़ के जो मुझे समझ में आया है कि इनिशियली बैटिंग यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप टिक के खेल पाते हैं तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पहले दिन तक या फिर पहले दिन के पहले 2 सेशन तक तो यहाँ पर बैटिंग थोड़ा मुश्किल ही होता है।
तो टॉस जीतकर मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेंगी। वो यही चाहेंगे कि पहले दिन में हम बॉलिंग करें, ओपोनेंट को बैटिंग करने दो पहले दिन का जो टफ पिच है वहाँ पे। उसके बाद जब पिच थोड़ा इजी हो जाएगा तो हम चाहे 1.5 दिन हो 2 दिन हो पूरी बैटिंग करें, विशाल स्कोर खड़ा करें और ओपोनेंट को चेस करने दें और इनिंग से जीतने की कोशिश करें, ऐसा कुछ। ठीक है। और जो तीसरा चीज़ है, पिच में काफ़ी ज़्यादा बाउंस है, काफ़ी ज़्यादा बाउंस भी है, पेस भी है। तो इसीलिए पेसर्स को ऑन एन एवरेज ओवरऑल आपको काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं। अभी ये सब चीज़ों के बाद ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो मैंने आपको हेड टू हेड से समझा, उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी आई होप। आगे भी मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर करवा देता हूँ इंडिविजुअली जब हम बात करेंगे जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11। साउथ वेल्स की होकर बात करते हैं। डैनियल ह्यूजेस, रिकॉर्ड बहुत खास नहीं है इनका, ठीक ठाक है, 32-33 का औसत है, लेकिन बहुत खास नहीं। अगर ये मतलब फिक्सचर हाई स्कोरिंग होता है या फिर समझ लीजिए जैसा कि हम रिकॉर्ड से देख पा रहे हैं, स्पेशली आखिरी 2-3 मैच की तरह अगर न्यू साउथ वेल्स फिर से विशाल स्कोर खड़ा करती है और डिक्लेरेशन दे देती है, तो अगर 35-40 रन तक भी बना देते हैं डैनियल ह्यूजेस तो वो ज़्यादा काम पे आएगा नहीं। ठीक है। कर्टिस पैटरसन, बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है इनका और आखिरी 2 जो मैच इन्होंने खेला है शतक बनाया है। तो मेरे लिए इस मैच में कर्टिस पैटरसन डैनियल ह्यूजेस के ऊपर रहेंगे। अभी देखिए क्या है कि कौन से प्लेयर किस फॉर्म पर है, हमें बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। पिछले मैच में भी मैंने यही चीज़ कहा था, अभी भी मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, पूरी तरीके से मैं रिकॉर्ड के बेसिस से बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कोई प्लेयर फॉर्म पर नहीं हो, उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, या फिर कोई प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो, फॉर्म पर हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास फॉर्म नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन सा बंदा किस फॉर्म पर चल रहा है, तो इसीलिए रिकॉर्ड के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मोजेस हेनरिक्स का भी वैसा ही है, और मोजेस हेनरिक्स ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे आने वाली है आपको। ठीक है, क्रेडिट का शायद इशू ना आए, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं और 32-35 के भीतर उनका भी औसत है, बहुत खास कुछ नहीं है। और मोजेस हेनरिक्स का एक चीज़ मैंने नोटिस करा है, उन्होंने जितने इनिंग्स में रन बनाए हैं ना, उससे ज़्यादा उन्होंने डक बनाए हैं। जिस इनिंग्स में बनाए हैं काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन जहाँ पे वो रन नहीं बना पाए हैं, मतलब 3 से 4 इनिंग्स में वो खाता ही नहीं खोल पाए हैं, ये एक चीज़ रहा है इस फिक्सचर में उनके लिए। उसके बाद जेसन सांघा खास कुछ नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत गेंदबाजी करवा दे। पीटर नेविल काफ़ी डिसेंट इनके रिकॉर्ड्स हैं इस फिक्सचर में, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है खास कुछ, लेकिन हाँ कुछ इनिंग्स में 30-35 एक में शायद शतक भी लगाया हुआ है उन्होंने। शॉन एबॉट ऑलरेडी आपके टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बैटिंग बॉलिंग जेन्युइनली आपको बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, बैटिंग डिसेंट करते हैं ये, पिछले सीजन में भी 2-3 अर्धशतक लगा चुके हैं, और बॉलिंग से उनको इस पिच से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेथन लायन, पिच का कोई भी फैक्टर इनके लिए मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह के कंडीशन में किसी भी तरह की सिचुएशन में ये विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, और हेड टू हेड में भी ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं इनके। उसके बाद ट्रेंट कोपलैंड, लियम हैचर और निक लार्किन या हैरी कॉनवे में से मेरे ख्याल से कोई एक खेलना चाहिए। निक लार्किन बैट्समैन है, हैरी कॉनवे पेसर हैं, तो देखना होगा टीम क्या करवाती है। मुझे लगता है हो सकता है कि हैरी कॉनवे ही प्रायोरिटी ले जाएं, क्योंकि अगर पिच में सचमुच ज़्यादा पेस वगैरह होता है तो कम से कम पहले 1-2 दिन के लिए इनकी बॉलिंग काफ़ी काम पे आ सकती है, बाकी देखना होगा टीम क्या करवाती है। यहाँ पर ट्रेंट कोपलैंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े वाले एक पंट बनेंगे बॉलिंग सेक्शन में। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, इनके रिकॉर्ड्स कमाल के हैं। उसके बाद मैं आपको 2 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, गलती से भी कोई इनको स्मॉल लीग में लेने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहें इन दोनों को ही या फिर दोनों में से कम एक को तो ट्राई कर ही सकते हैं। लियम हैचर बॉलिंग से राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और डोमिनिक या फिर जो भी नाम है इनका सॉल्वे ने पिछले सीजन में भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस करा हुआ है। आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था वहाँ पर भी अर्धशतक लगाया था, और डोमेस्टिक सर्किट में जायंट रहे हैं डोमिनिक्स या जो भी नाम है इनका सॉल्वे, लोअर लेवल क्रिकेट में जैसा का रहा है लियम हैचर का। लियम हैचर शायद 3 या 4 मैचेस खेल के, मतलब मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनिंग्स की नहीं, 3-4 मैचेस मतलब 6 से 7 इनिंग्स में उन्होंने 25 विकेट निकाले हैं डोमेस्टिक सर्किट में, कमाल का रिकॉर्ड इनका भी रहा है। ठीक है, लेकिन लियम हैचर का नंबर मेरे ख्याल से कोपलैंड और नेथन लायन के बाद ही आपके लिए आना चाहिए, उसके पहले नहीं। बड़ी लीग में लेकिन आप बिल्कुल इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, और स्पेशली ऐसे इनिंग्स में, ऐसे मैच में जहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग हमेशा स्टैंड आउट करी है।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे नहीं लगता खास कुछ चेंजेस वगैरह होने चाहिए। कैमरन बैनक्रॉफ्ट गलती से भी गलती करके इनको मिस मत कर लेना अगर आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, और वैसे ही फॉर्म भी इनका काफ़ी डिसेंट है, पिछले मैच में भी दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने रन बनाया हुआ है। सैम वाइटमैन पहले इनिंग्स में रन बनाया था, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इनको पिक कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है इनको लेने में, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर पिक कर सकते हैं। शॉन मार्श रिकॉर्ड डिसेंट नहीं है, ठीक है, नाम बड़े हैं लेकिन उस तरह से रिकॉर्ड इनके डिसेंट नहीं है, ओवरऑल किसी का भी उस तरह से डिसेंट नहीं है, लेकिन शॉन मार्श उनमें से एक है। कैमरन ग्रीन, इनके बारे में नेगेटिव बताने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, फॉर्म पे तो है बंदा, ये आपने देख ही लिया होगा आखिरी मैच पर, पिछले सीजन में भी कुछ मैचेस वो खेले नहीं हैं न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में, तो इनके बारे में मैं कुछ नेगेटिव बता नहीं सकता। अगर आप चाहें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में शॉन मार्श के जगह पर आप कैमरन ग्रीन को ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं भी लेंगे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। उसके बाद एस्टन टर्नर रिप्लेस्ड भी हो सकते हैं हिल्टन कार्टराइट से, देखना होगा। जॉस इंग्लिश जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी, लेकिन इनसे डेली आप ऐसी उम्मीदें मत रखना, वो पहला शतक था उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छे बैट्समैन हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग भी आपको देखनी पड़ेगी। एस्टन अगार, ठीक है, अभी इनके लिए मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, लगभग 50% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया हुआ है। अभी आप सोचिए, पिच पे स्पिन के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, सामने वाली टीम के बॉलिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सर चढ़ के बोल रहा है। पिछले मैच की बात करते हैं, पिछले मैच में एस्टन अगर ने 2 इनिंग्स मिलाकर लिए थे 6 विकेट, बहुत ही अच्छी बात है, पहले इनिंग्स में 5 विकेट लिया था, लेकिन क्या उसके वजह से प्रॉब्लम आया था, मतलब उनका पॉइंट ज़्यादा आया था? जी नहीं, एस्टन अगर ने लगाया था शतक, लेकिन क्या इस बॉलिंग यूनिट के सामने एस्टन अगर वो बैटिंग कर पाएंगे जो उन्होंने करा था? रिकॉर्ड्स तो उनके कुछ नहीं है ऑफ कोर्स, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए टीम में मैं अभी भी कहूँगा कि आप इनको ले ही लीजिए, क्योंकि जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास इनका मोमेंटम है, फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो ड्रॉप करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हैं कल के मैच के लिए, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद लैंस मॉरिस, जोएल पैरिस, मैट केली और कैमरन गैनॉन, इनके पेस बैटरी को होंगे, इनमें से एक आध चेंजेस हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है इससे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करते हैं, फिलहाल के लिए शॉन मार्श और एस्टन अगर के बीच में ही लोग घूमेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट और जॉस इंग्लिश को कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। जॉस इंग्लिश को आपको टीम में रखना है, याद रखना, बैटिंग से अगर दोनों इनिंग्स मिलाकर 50 रन भी बना देते हैं तो कीपिंग से काफ़ी पॉइंट्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। पिछले मैच में भी मुझे लगता है 5 या 6 कैचेस वो पकड़ चुके हैं, तो वहाँ पर लगभग 40 से 48 पॉइंट फोकट में आपको मिल जाएगा, तो टीम में ज़रूर रखना, चाहे वो कैसी भी आप टीम क्यों ना बना रहे हो। बैटिंग से बहुत बड़े कुछ करे या ना करे, कीपिंग से आपको पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद कैमरन गैनॉन, ये पहले क्वींसलैंड के होकर खेलते थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक मैच खेला था उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में, काफ़ी डिसेंट इन्होंने बॉलिंग करवाई थी, उस मैच में शायद 7 विकेट निकाले थे दोनों इनिंग्स मिलाकर। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलरों में से बात करते हैं तो कैमरन गैनॉन मेरे लिए पहले चॉइस होने चाहिए, ठीक है। इनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, और जो एक मैच उन्होंने क्वींसलैंड के होकर खेला था वहाँ पर भी उन्होंने डिसेंट बॉलिंग करवाई थी, टीम उनकी हार गई थी वो अलग बात है, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी खासी करवाई थी, और ये पिच इनके काफ़ी सपोर्ट में बात कर सकता है। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट और सैम वाइटमैन में से कोई एक, अगर हिल्टन कार्टराइट खेलते हैं तो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, शायद ही खेलने का मौका इनको मिले। फिलहाल के लिए न्यू साउथ वेल्स के होकर सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो डैनियल ह्यूजेस और मोजेस हेनरिकेस का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों के ही बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई है। देखिए स्मॉल लीग में आप ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, लेकिन अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सोच रहे हैं तो दूसरी बात सोच लीजिएगा। उसके बाद कर्टिस पैटरसन, नेथन लयॉन, फिलहाल के लिए काफ़ी लोग ऐसे प्लेयर्स को भी ले रहे हैं जो नहीं खेलेंगे, तो जो खेलेंगे उनमें से इनका ही सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है। नेथन लयॉन को तो आपको टीम में रखना पड़ेगा, जो कैलिबर इनका है वो किसी भी कंडीशन में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। बाकी कितना ज़्यादा हेल्प वगैरह मिलेगा उनको पिच से, वहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है। कर्टिस पैटरसन के रिकॉर्ड तो डिसेंट है ही। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो बैटिंग में सॉल्वे बहुत ही बड़े वाले पॉइंट आपके लिए बन सकते हैं, टीम में आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग में से कोपलैंड और हैचर में से कोई एक, कोपलैंड आपके लिए डिफॉल्ट चॉइस होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हैचर अगर आप ज़्यादा बॉलर लेना चाहते हो न्यू साउथ वेल्स की तरफ से तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो मिस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में, लेकिन डेफिनेटली ट्राई करना इनको। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम, तो ये है मेरा कुछ ज़्यादा ही एक रिस्की कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं जो 3 बड़े प्लेयर्स के रिकॉर्ड ख़राब हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं, ख़राब पे नहीं कहूँगा, अच्छे नहीं हैं, उन तीनों में से मैंने दोनों को ड्रॉप कर दिया है।
मोजेस हेनरिकेस भी नहीं है, डैनियल ह्यूजेस भी नहीं है। उनके जगह पर मैंने क्या किया है, उसके बदले में मैंने यहाँ पर सॉल्वे को लिया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इनके जगह पर ह्यूजेस को ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स, और आपके पास मोजेस हेनरिकेस का ऑप्शन भी आ जाता है। मतलब इन दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। ये बाकी प्लेयर्स तो आप शायद ही मिस करेंगे। पीटर नेविल, जॉश इंग्लिश, इनको मिस मत करना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कीपिंग के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देंगे। रन चाहे अगर दोनों इनिंग्स मिलाकर 40-50 रन भी बना देते हैं तो कीपिंग से ही आपको काफ़ी पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को रखा है, और दोनों अच्छे बल्लेबाज भी हैं। मतलब सिर्फ कीपिंग के लिए ही नहीं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने लियम हैचर को लिया है, ठीक है। कोपलैंड, नेथन लायन, कैमरन गैनॉन, ये 3 मेरे लिए मस्ट हैव है स्मॉल लीग में। शॉन अबॉट को मैंने रखा है, ये बैटिंग भी डिसेंट कर लेते हैं। आप देख सकेंगे कि मैंने यहाँ पर एस्टन अगर को नहीं लिया है, और मुझे उनको लेने का स्पेस भी नहीं मिल रहा। अगर आप 2 कीपर 4 बैट्समैन लेते हैं तो शायद ही आपको एस्टन का स्पेस मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी लॉजिकल रिस्क है। याद रखना, एक ही मैच हुआ है, ठीक है, और उस एक मैच में परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही सारी जनता टीम बना रही है। अगर आप एस्ट्रा को लेना चाहते हो तो कैमरन गैरन की जगह पर ले लो, लेकिन मेरा सजेशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप शॉन मार्श की जगह पर भी ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एस्ट्रा अगर आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। शॉन मार्श अगर बैटिंग से कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, शॉन मार्श बड़े नाम हैं, कुछ तो करेंगे ही, लेकिन अगर डिसेंट कुछ नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है एस्टन अगर आपके लिए बाजी मार के चले जाएं। और बॉलिंग में वैसे भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैगा नहीं, ठीक है। आप मैक्सिमम यहाँ पर केली को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं खास प्रेफरेंस नहीं दे रहा। केली के पिछले मैच में रिकॉर्ड्स अच्छे थे, इस मैच में तो रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं हैं। आप चाहो तो केली को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और मुझे कोई डिसेंट ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। कॉनवे भी खेल सकते हैं लियम हैचर के जगह पर, मतलब इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से हैचर को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बाकी ट्रेंट कोपलैंड और नेथन लायन तो ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मुझे लगता है कैमरन बैंक्रॉफ्ट इज़ दी चॉइस आपके लिए होने चाहिए, रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। सेफ नहीं है मेरे को पता है, लेकिन रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट है इनके। उसके बाद वाइस कैप्टनसी के लिए आप कर्टिस पैटरसन के साथ जा सकते हो, इनके भी रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सेफ चॉइस अगर आपको चाहिए तो मैं कहूँगा शॉन अबॉट, क्योंकि ये पिच इनके सपोर्ट में बात कर सकता है और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके बाद कोपलैंड, जिनके बॉलिंग में धांसू रिकॉर्ड्स हैं। या फिर अगर आप एस्टन अगर को ऐड कर पाते हो इस टीम में तो उनको भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। कैप्टनसी का मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अच्छे ऑप्शन को आप मिस कर जाओ फ्रॉम कैप्टनसी अगर आप एस्टन अगर को कैप्टन बनाते हो। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब आराम से 3-4 रिस्क तो यहाँ पर हैं, लेकिन लॉजिकल है। और याद रखना, एक ही मैच हुआ है, तो उस तरह से आप रिस्क को रिस्क ना ही समझे। थोड़ा सा आप अगर लॉजिकली सोच के यहाँ टीम बनाते हैं तो शायद इसी तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आपके लिए ही बनेगा। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।